हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे BN राव, उन्होंने ये एक एडवाइस दी थी कि हमें 2 फंडामेंटल राइट्स रखने चाहिए, यानी फंडामेंटल राइट्स के 2 पार्ट्स होने चाहिए। एक जो किसी भी इंडिविजुअल यानी वहाँ के सिटीजन्स को कुछ राइट देते हैं उनकी लिबर्टी, उनकी फ्रीडम के लिए, और कुछ राइट ऐसे होने चाहिए जो कि स्टेट के लिए हों, ताकि स्टेट उनको एनफोर्स करा के एक पब्लिक वेलफेयर में वर्क कर सके। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए उस टाइम पे इन 2 कैटेगरीज़ के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। तो उसी एडवाइस के बिहाफ पे फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अलग से एक पार्ट में रखा गया था। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी सिटीजन के अपने राइट्स होते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये स्टेट के लिए बनाए गए थे। ये होते क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं कुछ गाइडलाइंस होती, कुछ इंस्ट्रक्शन होती है हमारी स्टेट के लिए, जिन्हें स्टेट को फॉलो करना चाहिए अगर वो कोई भी नई पॉलिसी बना रही है या कोई भी नया कानून बनाने जा रही है। तो उन इंस्ट्रक्शन को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो की है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें कहाँ से बोरो किया था, तो इन्होंने स्पेन से बोरो किया था और इनसे फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया लिया था। और अगर पार्ट की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में मेंशन किए गए हैं, और इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने में, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नोवेल फीचर्स कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर मेन बात करें हम तो ये जो आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं। जो आर्टिकल 36 और 37 है, 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। स्टेट की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स में दी गई है। आर्टिकल 12 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, और आर्टिकल 36 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। तो इन दोनों में ही जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेट की डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारी कंट्री में जो 28 स्टेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। स्टेट का मतलब है कि जैसे ताकि फंडामेंटल राइट्स के दौरान किन किन बॉडीज़ को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, वैसे ही यहाँ पे भी जो स्टेट की डेफिनेशन वही सेम है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो किन किन बॉडीज़ के लिए अप्लाई होते हैं। इसमें जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी लोकल बॉडीज़ जैसे पंचायत्स होगी, म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, या कोई भी हमारी स्टैट्यूटरी या कोई भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, जैसे हमारा नीति आयोग हुआ या फिर NTPC, सेल, LIC, SBI, तो ये सब भी हमारे स्टेट में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये काफ़ी वाइड रेंज है स्टेट की डेफिनेशन की। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो भी प्राइवेट बॉडीज़ जो स्टेट के अंडर काम कर रही है उनको भी इस कैटेगरी में रखा है। उसके बाद आर्टिकल 37 में हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनके नेचर और सिग्निफिकेंस की बात की गई है कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है और क्या इनका नेचर है, कि जैसे ये जस्टिशिएबल है या फिर नॉन जस्टिशिएबल है। तो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल नेचर के होते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल नेचर के हैं। जो इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से लाया गया था। जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट को फोर्स नहीं कर सकती है कि वो उन पर लॉ बनाए ही बनाए। एक्चुअली ये जो
प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, लेकिन इसमें स्टेट का जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास फुल फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए इन पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए, तो ये कोई बाइंडिंग नहीं होती स्टेट के ऊपर कि वो इनको एनफोर्स कराए ही कराए, और सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टेट को फोर्स नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये नॉन जस्टिशिएबल टाइप के हैं। और अगर हमारी स्टेट अगर इन पर कोई लॉ भी बनाती है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर अगर कोई कानून बनता है, तो उनको भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, तो देखिए अगर क्लासिफिकेशन के बारे में जनरली वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि कितने तरह के कैटेगरीज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्लासीफाई किए जा सकते हैं, लेकिन इनके किस तरह का कंटेंट है और किस तरह की कंटेंट के बेसिस पे ही हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, यानी कुछ प्रिंसिपल्स जो सोशलिस्टिक टाइप के हैं। एक्चुअली इनकी जो आइडियोलॉजी इसमें सोशलिज्म दिखाई देता है, यानी सोशल वेलफेयर के लिए हैं ये प्रिंसिपल्स, इसलिए इनको सोशलिस्टिक कैटेगरी में रखा गया। इसमें जो कुछ एग्जांपल्स है, कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे मिनिमाइज इन इक्वेलिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये आर्टिकल 38 में आता है कि किसी भी अगर कोई भी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में इनकम में कोई इनइक्वालिटीज़ ना हो, स्टेटस में कोई इनइक्वालिटीज़ ना हो, जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं उनको इक्वल फैसिलिटी दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए काम करने की, तो इन इक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए ताकि एक सोशल इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो हमारी सोसाइटी में। फिर आर्टिकल 39 में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, कि हर एक सिटीजन के लिए हर तरह के साधन, जीविका के साधन जो उनके लिए ज़रूरी है वो उपलब्ध कराए जाए। टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये आर्टिकल 39A में आता है। एक्चुअली कुछ जैसे कुछ गरीब होते हैं जिनके पास ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है कि वो अपने वो लीगल ऐड ले सके, तो गवर्नमेंट का ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की कि वो उनको फ्री लीगल ऐड प्रोवाइड कराए। फिर कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो गांधी जी की आइडियोलॉजीज़ पे बेसिस है, इसलिए उनको गांधीयन प्रिंसिपल कहा जाता है। तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें जैसे कुछ आर्टिकल्स हम देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 40 में जो सब्जेक्ट मैटर क्या है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो जो विलेज पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी गांधी जी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है और इनको गांधीयन प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में रखा गया है। आर्टिकल 40 में आता है ये। फिर आता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज आप सबको पता है कि गांधी जी ने भी काफ़ी काम किया था इसके लिए, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। तो इसे भी गांधीयन प्रिंसिपल यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है आर्टिकल 43 के अंडर। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट का जो टॉपिक जो है ये भी गांधी जी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। इसको आर्टिकल 43B में रखा गया है। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड EWS। तो हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या फिर इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन है, उनको उनकी एजुकेशन और उनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का जो जिक्र है वो इस आर्टिकल में है। ये आर्टिकल 46 है हमारा। उसके बाद जैसे टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, कि जो कोई भी ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करना, जैसे ड्रग्स हो गए या ड्रिंक्स हो गई, वो प्रोहिबिट होना चाहिए। ये आर्टिकल 47 में बात की गई है। टू प्रोहिबिट दिस स्लॉटर ऑफ काउज, जैसे गौ हत्या की जाती है वो भी प्रोहिबिटेड है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, और ये आर्टिकल 48 में आता है। अब
आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें जो आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट की है वो लिबरलिज्म, यानी किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें फर्स्ट अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ये कंट्री यानी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हमारी कंट्री में सबके लिए इक्वल लॉज होंगे। ऐसा नहीं कि हर स्टेट के अपने अलग से कानून होंगे, हर जो भी एक लॉ बनेंगे वो हमारी कंट्री में हर सिटीजन के लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगे। तो ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आर्टिकल 44 में आता है। To provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि जब तक कोई भी बच्चा 6 ईयर्स से ऊपर का नहीं हो जाता, यानी 6 ईयर्स तक बच्चे की एज है, तो उसको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये हमारा आर्टिकल 48 में आता है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आर्टिकल 48 में ए में आता है। टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग, आर्टिकल 50 में आता है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आर्टिकल 51 में आता है। तो अब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। ये लिस्ट दी गई है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें हम तो ये नेगेटिव होते हैं नेचर में, नेगेटिव इन द सेंस कि ये किसी भी स्टेट को कोई भी चीज़ करने से रोकते हैं। यानी अगर मान लो स्टेट ने अगर कोई कानून बनाया है और किसी इंडिविजुअल को लगता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहा है, तो कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उसके अगेंस्ट। तो एक तरह से स्टेट को ये रोकता है कोई भी कानून बनाने से पहले। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये पॉजिटिव कंसेप्ट है इनका, ये स्टेट के लिए ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ पर कानून बनाने के लिए। दीज जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में, यानी इनको लीगली एनफोर्स कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट इनको ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकती है कि स्टेट पर कोई फोर्सफुली वो उनको स्टेट को बोले कि आप इनको लागू करो, ऐसा नहीं है। दे एम एट एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो जो फंडामेंटल राइट्स का जो मेन मोटिव होता है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनका मेन एम होता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाए रखना कंट्री के अंदर। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लीगल सैंक्शंस होते हैं, यानी उनको लीगली उन पर वर्क किया जा सकता है, लीगली उनको लागू कराया जा सकता है। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल्स है ये मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन, यानी जैसे हमारे कुछ मोरल्स होते हैं, हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, वैसे ही स्टेट की ये ड्यूटीज़ होती है। अगर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स किसी भी इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, यानी हर फंडामेंटल राइट हर इंडिविजुअल के अलग से होते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो मेन मोटिव है वो पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करना है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, कि ऑटोमेटिकली लागू होते हैं। इन्हें लागू करने के लिए किसी कानून या लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, ये अपने आप से इम्प्लीमेंट नहीं होते, ये स्टेट के ऊपर होता है कि वो इन्हें इम्प्लीमेंट करे या ना करे। 7th पॉइंट हमारा फंडामेंटल राइट्स में, द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कोर्ट के पास पूरी पावर होती है, वो किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। लेकिन इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के केस में क्या है, जो कोर्ट होती है कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव इफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। However, they can uphold the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to a directive। तो क्या है कि कोर्ट किसी भी उसको लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड नहीं घोषित कर सकती है, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं।
तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए होते हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं। अब ये आर्टिकल्स दिए गए हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से आर्टिकल में। 36 में जो आर्टिकल उसमें डेफिनेशन दी गई है स्टेट की। 37 में प्रिंसिपल्स उसके नेचर की बात की गई, इन प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होते हैं। 38 जो आर्टिकल है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सोशल ऑर्डर बनाए रखे हमारी सोसाइटी में लोगों के वेलफेयर के लिए। 39 जो आर्टिकल है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, कुछ पॉलिसीज़ दी गई है जो कि स्टेट को फॉलो करनी चाहिए। उसी 39 का सब क्लॉज है 39A, जिसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात की गई है। और इसी में आता हमारा राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। 40 जो आर्टिकल है उसमें विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। 41 में है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। एक 39D आर्टिकल है हमारा, इसमें नहीं दिया गया है, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, की मैन एंड वुमेन दोनों के लिए इक्वल काम के लिए इक्वल पे होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 42 में जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जैसे होता है ना, जैसे मैटरनिटी लीव होती है, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है ये आर्टिकल 42 का है। 43 में जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस के बारे में जिक्र किया गया है। 43A आर्टिकल में इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर के पार्टिसिपेशन की बात की गई है। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन की बात की गई है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। आर्टिकल 45 में चाइल्ड्स जो 6 इयर्स तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल 46 जो SC ST और EWS सेक्शन के जो भी कैटेगरीज हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की गई है। 47 में सब्जेक्ट मैटर है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 48 में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आता है। 48A में इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना और उसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। 49 में जो हमारे मोन्यूमेंट है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के प्लेसेस हैं उनको उनके प्रोटेक्शन की बात कही गई है। आर्टिकल 50 है जो वो जुडिशियरी के सेपरेशन की बात करता है एग्जीक्यूटिव से। 51 में इंटरनेशनल पीस के प्रमोशन की बात की गई है। अब जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये क्या है, गाइडिंग लाइट है, एक तरह से हमारी स्टेट को के लिए गाइड की तरह काम करते हैं कि हमारी स्टेट को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त, तो एक तरह से गाइड का काम करते हैं हमारी स्टेट के लिए। उसके बाद वेलफेयर स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन मोटिव है कि हमारे लिए एक इक्विटेबल सोसाइटी डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद आता है इसका जुडिशियल अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकती है ये चेक करने के लिए कि भी कोई भी जो स्टेट के द्वारा कोई भी एक्ट या लॉ बनाया गया है उसकी वैलिडिटी कितनी है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो पहले भी पढ़ा था हमने कि ये हमारी स्टेट के लिए एज अ गाइड वर्क करते हैं, तो कोई भी पॉलिसी अगर फॉर्मुलेट करनी, कोई भी पॉलिसी बनानी हमारी गवर्नमेंट को, तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनकी, जैसे कि नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, कोर्ट इनको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकती है। सेकंड, कन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स। कई बार क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्फ्लिक्शन भी हो सकता है, तो इनके दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखने की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल विल।
कि ये हमारी स्टेट है जो उसकी विलनेस पे डिपेंड करते हैं। स्टेट चाहे तो इन्हें इम्प्लीमेंट कराए, और अगर उसकी विल नहीं है तो वो इन्हें इम्प्लीमेंट ना कराए। सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती नहीं कर सकती स्टेट के साथ। तो ये यहीं पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।